हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़, जो भी लोग अनअकैडमी में एनटीए यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बता दें कि आप लोगों के लिए रिवीजन बैच आए हैं। PYQ से पूरा का पूरा आपका रिवीजन करवाया जाएगा, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू। तो इसमें आपका पेपर 1 और जियोग्राफी के लिए अभी एक बैच है जो कि 31 मार्च से शुरू हो रहा है। तलवीर सिंह और अंकित कुमार जैसे एजुकेटर्स होंगे इसमें। इसी तरीके आपका 31 मार्च को एक और बैच स्टार्ट हो रहा है रिवीजन का ही। ये आपका पेपर 1 और सोशोलॉजी से रिलेटेड है। इसमें भी तलवीर सर और शालिनी मिश्रा मैम जैसे एजुकेटर्स मिलेंगे आपको। और ऐसे ही आपका 31 मार्च से देखिए एक और रिवीजन का बैच स्टार्ट हो रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। अगर आपका सब्जेक्ट है पेपर 1 और पॉलिटिकल साइंस का, तब आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आपको नवदीप कौर मैम और कमलवीर सिंह सर पढ़ाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपके रिवीजन बैचेस हैं जिसमें आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सब कुछ रिवीजन किया जाएगा, पूरा का पूरा कवर करने की कोशिश की जाएगी। देखिए अनअकैडमी की तरफ से आपका ये रिवाइज इंडिया फॉर एनटीए यूजीसी नेट, इसमें आपका बस रिवीजन होना है। बहुत ही बढ़िया है। ये आपका 5 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। 12 डेज़ का 200 प्लस सेशंस होंगे। इसमें आपको 33 एजुकेटर्स मिलेंगे और सबसे बड़ी बात है कि इसमें आपका कंप्लीट रिवीजन होगा और ये आपका एब्सोल्युटली फ्री है। ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। रिवाइज इंडिया ये आपका 12 डेज़ का प्लान है। इसमें आपका बोथ पेपर 1 पेपर 2 कवर कराया जाएगा, 10 यूनिट कवर कराई जाएगी, रिवीजन और MCQ सेशंस होंगे और 12 सब्जेक्टिव एनटीए यूजीसी नेट की चीज़ें जो हैं वो आपको मिलेंगी, जिसमें आपको सब कुछ जो भी आपका सब्जेक्ट रहा होगा 21 सब्जेक्ट, वो सब कुछ आपका जो है सबका ही रिवीजन होगा। तो आप वेट किस चीज़ का कर रहे हो, जल्दी से अभी इनरोल करो। आपको मेरा कोड यूज़ करना है शिक्षा 10 इनरोल करने के लिए और ये एब्सोल्युटली फ्री है। आप कोई भी बैच रिवीजन वाला ज्वाइन कर सकते हो, उसमें भी आप मेरा रेफरल कोड यूज़ कर सकते हो शिक्षा 10। ठीक है, और इसके लिए भी आप मेरा शिक्षा 10 रेफरल कोड यूज़ करके ज्वाइन कर सकते हो। ये तो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है जो रिवाइज इंडिया आपका बैच चल रहा है। साथ में आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो एनटीए यूजीसी नेट का, उसमें भी आप मेरा रेफरल कोड यूज़ कर सकते हो शिक्षा 10। इसमें आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी अवेलेबल हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के MCQs देखेंगे, जैसे कि पहले भी हमने देखे थे काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट MCQs। तो चलिए आते हैं अपने इंपॉर्टेंट MCQs पे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक ने अपने शिलालेख में किस क्षेत्र को कर मुक्त बनाने और मात्र 1/8 कर लगाने की जानकारी दी है। ठीक है, पूछ रहा है कि कौन सा क्षेत्र है, लुम्बिनी है, कुशीनगर है, जूनागढ़ है या भाब्रू है। ठीक, तो कौन सा है शिलालेख की अगर बात करें तो क्षेत्र जो जिस क्षेत्र का वर्णन किया गया है वो है लुम्बिनी। लुम्बिनी का क्षेत्र है, उसको कर मुक्त बनाने और मात्र 1/8 कर लगाने की जानकारी जो है लुम्बिनी के बारे में दी गई है। देखिए कहते हैं ना कि जो भी जगह स्पेशली भगवान बुद्ध से रिलेटेड थी उनके लिए अशोक ने उनको या तो कर मुक्त कर दिया या बहुत ही मिनिमल चार्जेस जो होते हैं वो लगाए थे, ताकि लोगों को यहाँ पे दिक्कत ना हो सके। ठीक है, और तो जगह की अगर बात करें तो कौन सी जगह थी, लुम्बिनी थी। ठीक, चलिए देख लीजिए थोड़ा सा। अपने सिंहासन के 20वीं वर्षगांठ पर अशोक ने लुम्बिनी को कर मुक्त के रूप में घोषित किया था और केवल 1/8वां हिस्सा कर योग्य के रूप में घोषित किया था। इस तथ्य का वर्णन निलिग्वा और रुमिनदेही शिलालेखों में पाया जाता है। देखिए एक कुछ और पॉइंट्स जो है वो मैं आपको बता दूं, जैसे कि कहा जाता है कि 84,000 स्तूपों का निर्माण जो है वो अशोक के द्वारा करवाया गया था। कितने स्तूपों का, 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया गया था। किसके द्वारा, अशोक के द्वारा। ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे कि अगर बात करें अशोक के अगर नाम की बात करें तो इससे भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए जेम्स प्रिंसेप के द्वारा अशोक के शिलालेख जो हैं उनको पढ़ा गया था। जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, जेम्स प्रिंसेप, इनके द्वारा अशोक के सभी शिलालेख जो हैं वो पढ़े गए थे। ठीक है, और इन्होंने ही बताया कि अशोक का नाम जो है उसमें वो किस नाम से वर्णन आया है, देव नाम प्रिय, यानी कि देव नाम प्रिय। ठीक है, अब मैं इसको हिंदी में ही लिख दे रही हूँ क्योंकि पाली लैंग्वेज में लिखा है। और प्रियदर्शी यानी कि प्रियदर्शी।
प्रियदर्शी, इसको कुछ इस तरीके से लिखा गया है, प्रियदर्शी पाली लैंग्वेज में, ठीक है। तो ये इस तरीके से नामों का जिक्र आया है जिसको जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया, अशोक के नामों को, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको मतलब जानना जरूरी है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं अभी आपको साथ में बताते जा रही हूँ। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से ऋग्वेद की शाखा है, इनमें से ऋग्वेद की शाखा कौन सी है? शौनक, अश्वलायन, शंखायन या फिर शाकल। अगर बात करें ऋग्वेद की तो ऋग्वेद की शाखा है शाकल। ऋग्वेद दो पार्ट्स में डिवाइड है, शाखा मतलब जो उसकी है दो ब्रांचेस में डिवाइड है, एक शाकल और दूसरी वाष्कल, ठीक है। तो ऋग्वेद देखिए विश्व की पहली पुस्तक है, अगर बात किया जाए तो ये वर्ल्ड की आपकी पहली पुस्तक है, ठीक है, और सबसे पुराना वेद है। इसकी दो शाखाएं हैं, शाकल और वाष्कल, ठीक है। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, सालबाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है? सालबाई की जो संधि है वो किस युद्ध से संबंधित है? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध से, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध से या फिर द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध से। तो सालबाई की जो संधि है वो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से रिलेटेड है, ठीक है। किससे रिलेटेड है? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जब हुआ था तब ही आपकी ये सालबाई की संधि जो है ये हुई थी। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बाद 17 मई 1782 ईस्वी को, डेट याद रखिएगा, 17 मई 1782 ईस्वी को सालबाई के संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि पर मराठा साम्राज्य के प्रतिनिधियों और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने सल्सेट और ब्रोच पर अपना नियंत्रण कायम कर रखा था, ठीक है। चलिए तो ये हो गया हमारा सालबाई की संधि से रिलेटेड क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मॉडर्न हिस्ट्री का है आपका। सुभाष चंद्र बोस ने अंतरिम सरकार की स्थापना कब की थी? ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा अंतरिम सरकार की स्थापना कब की गई थी? तो आपके ऑप्शन में कह रहा है 1941 में, 42 में, 43 में या 45 में। तो राइट आंसर हो जाएगा 1943। 1943 में अंतरिम सरकार की स्थापना की गई थी। देख लीजिए इसके बारे में, देखिए लिखा हुआ है वर्ष 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में अर्जी हुकूमत हिंद, ठीक है, अर्जी हुकूमत हिंद के नाम से अंतरिम सरकार की स्थापना की थी। इस सरकार का समर्थन धुरी राष्ट्रों जापान, ठीक है, जर्मनी, इटली और उनके सहयोगियों ने किया था, जो भी धुरी राष्ट्र थे। इस सरकार में सुभाष चंद्र बोस को प्रधानमंत्री का पद मिला था, रक्षा मंत्री का मिला था और विदेश मंत्री भी सुभाष चंद्र बोस ही बने थे। रास बिहारी बोस जो थे वो मुख्य सलाहकार नियुक्त हुए थे, ठीक है। चलिए काफी क्वेश्चन आपके इससे पूछे जाते हैं अंतरिम सरकार से। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, साइमन कमीशन किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत आया था? साइमन कमीशन जो भारत आया था वो कौन से वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत आया था? ऑप्शन में कह रहा है लॉर्ड इरविन के टाइम पे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के टाइम पे, लॉर्ड विलिंगटन के टाइम पे या लॉर्ड लिनलिथगो के टाइम पे। तो कब आया था, कौन से टाइम पे आया था साइमन कमीशन? तो साइमन कमीशन आया था लॉर्ड इरविन का जब कार्यकाल चल रहा था, तब साइमन कमीशन जो है वो भारत आया था। देखिए अगर बात किया जाए तो 3 अप्रैल 1926 को लॉर्ड इरविन जो है उन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया था, यानी कि वो वायसराय और गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए थे। और उसी के जस्ट एक साल बाद मतलब 1927 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने सर स्टैमफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में साइमन कमीशन का गठन किया था और आयोग का उद्देश्य क्या था? 1919 के सुधारों का अध्ययन करना था, ठीक है। चलिए तो ये हो गया हमारा कि 1927 में जो है ये जब आया था तो उस टाइम किनका कार्यकाल चल रहा था? लॉर्ड इरविन का चल रहा था। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने बांटो और छोड़ो का नारा दिया था? कौन सा अधिवेशन था मुस्लिम लीग का जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना ने बोला कि बांटो और छोड़ो? ठीक है, ऑप्शन में है लखनऊ अधिवेशन 1931, कराची अधिवेशन 1933, लाहौर अधिवेशन 1940 या फिर कराची अधिवेशन 1943। तो आपका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। कराची अधिवेशन 1943 के टाइम पे जो है मुस्लिम लीग के अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने ये एक नारा दिया कि बांटो और छोड़ो, ठीक है। देख लीजिए मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में की गई थी, ठीक है। कहाँ पे की गई थी? ढाका में की गई थी 1906 में। मोहम्मद अली जिन्ना इस संगठन के प्रमुख नेता थे। सभी लोग मुझे कमेंट में बताएंगे
कि मुस्लिम लीग में जो मुस्लिम लीग की स्थापना करने में कौन कौन से लोग रहे थे। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए लिखा हुआ मोहम्मद अली जिन्ना इस संगठन के प्रमुख नेता थे। शुरू में मुस्लिम लीग का उद्देश्य मुस्लिमों के अधिकारों की रक्षा करना था, लेकिन बाद में मुस्लिम लीग के मुस्लिमों के लिए अलग देश की मांग करनी शुरू कर दी थी। ठीक है, चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे आपसे ऑर्डर बोल रहा है कि ऑर्डर आपको बताना है। निम्नलिखित में से सही क्रम क्या है? तुगलक, खिलजी, गुलाम, लोधी, मतलब सबसे पहले किनका किनका शासन हुआ। फिर देखिए लिखा हुआ लोधी, खिलजी, गुलाम, तुगलक। फिर लिखा हुआ तुगलक, खिलजी, लोधी, गुलाम। फिर लिखा हुआ गुलाम, खिलजी, तुगलक, लोधी। ठीक है, जिसमें से राइट आपका क्या हो जाएगा? राइट आपका डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, हालांकि पूरा नहीं दिया हुआ है क्योंकि गुलाम, खिलजी तो और फिर उसके बाद आपका क्या होता है तुगलक, उसके बाद सैयद, फिर लोधी आता है सॉरी। ठीक है, तो गुलाम, फिर खिलजी, फिर तुगलक, फिर लोधी, ये वाला हमारा जो है ये सही है। ठीक, मतलब ये आपका राइट है। लेकिन अगर हम बिल्कुल सही सही बात करें तो पहले गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश और फिर लोधी वंश आता है। तो सैयद वंश याद दिया नहीं, इसके अकॉर्डिंग तो आपका ये डी ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए गुलाम वंश में अगर बात करें तो सबसे पहले दिल्ली सल्तनत का अगर वंश जो था वो गुलाम वंश था। और जो है गुलाम वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। चलिए देख लीजिए, दिल्ली सल्तनत में कुल 5 वंशों का राज्य रहा। इसमें गुलाम वंश का शासन 1206 से लेके 1290 तक रहा। ठीक है, 1206 से लेके 1290 तक रहा। खिलजी वंश का शासन 1290 से 1320 तक रहा। फिर उसके बाद तुगलक वंश ने 1320 से 1414 तक राज किया। और इसके बाद सैयद वंश ने 1414 से 1451 तक राज्य किया। और बाद में लोधी वंश जो है 1451 से 1526 तक रहा। और इसके बाद आपका फिर मुगलों का टाइम आ जाता है। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कुछ जो है देख लेते हैं। एक ट्रिक है, इसके ऑर्डर को याद रखने के लिए एक ट्रिक है ट्रिक क्या है? ट्रिक देख लीजिए। गुल खिले तुम शायद लोगे। गुल खिले तुम शायद लोगे। गुल खिले मतलब गुल होता है फूलों के लिए कहा जाता है। ठीक है, फूल खिल गए तुम शायद फूल ये लोगे, इस तरीके की ट्रिक है। गुल खिले तुम शायद लोगे, ये ट्रिक है। ठीक है, और कैसे इससे आपको समझना है ये आप जल्दी से मैं बता देती हूँ, और यहाँ पे आपकी एक ट्रिक भी क्लियर हो जाएगी। गुल से है गुलाम वंश, फिर खिले लिखा हुआ है ना, खिले, खिले से हो जाएगा, मैं पहले यहाँ पे सारे नाम लिख देती हूँ ताकि दिक्कत ना हो। तुम शायद और फिर है लोगे। गुल खिले तुम शायद लोगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ से हो जाएगा गुल से हो गया गुलाम वंश, खिले से हो जाएगा खिलजी वंश, तुम से हो जाएगा तुगलक वंश, तू आया है इसका तुगलक यूज हो जाएगा तुगलक वंश, शायद का है सैयद वंश, और लोगे क्या है? लोधी के लिए लोधी वंश। ठीक है, तो ये ट्रिक है, इसको ध्यान में रखिएगा, इससे आपको दिल्ली सल्तनत पूरा याद रहेगा। गुल खिले तुम शायद लोगे, गुल से गुलाम वंश, खिले से खिलजी वंश, तुम से तुगलक वंश, शायद से सैयद वंश, लोगे से लोधी वंश। ठीक है, तो चलिए हम लोगों ने देख लिया इसके बारे में डिटेल में। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है।
तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में वीणा कौन बजाता था। वीणा का पूछा गया, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो बात करें अगर अकबर की, तो अकबर के बारे में आता है कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाने में तेज था, नगाड़ा। ठीक है, नगाड़े की बात की जाती है। जहांगीर और शाहजहां के लिए इंस्ट्रूमेंट देखिए ज़्यादा कोई आया नहीं है ऐसे खास। ठीक है, जहांगीर के बारे में आया है कि वो मतलब उसको पेंटिंग वगैरह पसंद थी, और शाहजहां का जो है वो सारा जो भी इंटरेस्ट बताया जाता है वो वास्तुकला या ये शिल्प कला के इसी में बोला जाता है। ठीक है, तो इनके बारे में ज़्यादा कोई पता नहीं है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट वगैरह का कुछ भी। औरंगजेब के बारे में जरूर वर्णन आता है कि वो वीणा बजाने में निपुण था। ठीक है, हालांकि उसने संगीत को क्या कर दिया था, पूरी तरीके से बैन कर दिया था, संगीत पे पूरी तरीके से रोक लगा दी थी। ठीक है, और जितनी भी चित्रकारी, जितनी भी चीज़ें थी जो पहले चलती आ रही थी, उन सब पे उसने क्या कर दिया था, बैन लगा दिया था। लेखन पे बैन लगा दिया था, जो कि अकबर के टाइम की सबसे बड़ी चीज़ थी। चित्रकारी पे, ठीक है, इन सब चीज़ों पे बैन लगा दिया था, कुछ नहीं होगा। संगीत पे भी बैन लगा दिया था, हर एक चीज़ पे बैन लगा दिया था। ठीक है, तो अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब में से राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, औरंगजेब। औरंगजेब जो है वीणा बजाने में, कहते हैं वीणा बजा लेता था। ठीक, तो ये था हमारा लास्ट आज का क्वेश्चन। आई होप जितने क्वेश्चन थे प्लस जो ट्रिक थी वो सारी कुछ आपको क्लियर हो गई होगी। ये सारी चीज़ें आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। जो भी आपके अपकमिंग एग्जाम्स होंगे उन सभी में ये सारी चीज़ें जो हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क करेंगी। तो आपको आज की हमारी वीडियो कैसी लगी है मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।